वेद, वैसे आज तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल कैसे आया कि मुझे कैसे लड़के पसंद हैं? वरना जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो किसी के पसंद और नापसंद से कोई मतलब ही नहीं होता। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है, जैसे वार्निंग दे रहा हो। जितना पूछा है उतना बताओ। ओनी उसकी बात को समझ जाती है और कहती है, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो लॉयर रहें, मेरी बात सुने, दूसरों का भी ख्याल रखें, लेकिन मेरा ज़्यादा रखें, मुझसे बहुत करें, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना दें, मुझे ज़्यादा सोचने पर मजबूर ना करें और मेरे सभी नखरों को झेलें। वेद, जो कि उसकी बातों को सुन रहा था, वह कहता है, तुम्हें क्या मेरे फास्ट से फर्क पड़ता है कि मैं पहले कैसा था? ओनी कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। वेद उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, और ऐसा क्यों? अवनी बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, क्योंकि पास्ट में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, और दूसरी बात, और अभी और आगे तुम्हारे साथ रहूँगी, इसलिए तुम्हारा बीता हुआ कल कैसा था मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम आगे और अभी कैसे रहोगे उससे मुझे ज़रूर मतलब है। वेद उसके सिर पर थपथपाते हुए कहता है, वेरी गुड मेरा बच्चा, काफ़ी समझदार हो गया है। और एक बात, मैं तुम्हारे लिए किंग को छोड़ दूंगा, वह बहुत लॉयल है और किसी दूसरे की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। ओनी उसकी बातों को नासमझी से कहती है, मुझे उससे डर लगता है, तो मैं भला उसके साथ क्यों रहूँगी, और उसके लॉयर रहने से क्या फ़ायदा? वेद कहता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हम जैसे लोगों की अपेक्षा करते हैं हमें नहीं मिलता। शायद मैं भी वैसा ना हूँ। ओनी उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे धोखा दोगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी। यह कह रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग होते हैं जो लॉयल रहते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड मिलने के बाद सब हो जाते हैं। उसके पहले कैसे रहते हैं उससे मतलब नहीं होता। और तुम तो मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की हो, इसलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर ओनी कहती है, बाकी सब कैसे हैं मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन तुम तो जैसे हो सिर्फ मेरे हो। और हाँ, तो फिर उज्जवल और अभिनय भाई का क्या होगा? उनकी लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे कि तुम मुझे बताते हो। वेद कहता है, वह दोनों ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन दोनों ने कभी किसी भी रिलेशनशिप को सीरियसली लिया ही नहीं है। अभिनय की ज़िंदगी में मानवी आ चुकी है और वह सुधर गया है। अब बाकी है उज्जवल, वह भी शायद सुधर ही जाएगा। ओनी कहती है, सुनो, तो तुम तो सभी भाई बहनों से बड़े हो ना, इसलिए तुम्हें सबकी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बाकी सब तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम किसी की नहीं करते। ऐसा क्यों? मैंने देखा है शौर्य भाई और वीर भाई तुम्हारी ज़्यादा फिक्र करते हैं। वेद उसकी बात सुनकर कहता है, वह ऐसे इसलिए हैं कि वह मुझसे बड़े हैं, और हाँ, ज़्यादा समय के नहीं, सिर्फ 15 मिनट के, क्योंकि मेरी माँ ने और शुहा आंटी ने एक ही दिन में हम सभी को जन्म दिया था। ओनी कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि शौर्य भाई और वीर भाई दोनों ट्विंस हैं?
वेद कहता है, हाँ वह दोनों ट्यून्स हैं। ऑनी कहती है, वाह, काश तुम्हारा भी कोई ट्यून्स। कहते कहते ऑनी एकदम से चुप हो जाती है। वेद उसकी आधी अधूरी बात को पूरा करते हुए कहता है कि काश मेरा भी कोई भाई या बहन होता जिसके साथ मैं लड़ाई कर पाता। खैर यह सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में। वैसे तो मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑनी कहती है, मेरी ज़िंदगी बताती हूँ ना, सुनो। छोटी थी तब मॉम डैड के साथ खुश रहती थी। बड़ी होने लगी, घूमने फिरने लगी। नितिन भाई के साथ अक्सर मैं घूमने जाया करती थी। सभी बंदे मुझे लाइन मारा करते थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ ना। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है तो ऑनी उसकी आंखों पे हाथ रखते हुए कहती है, अरे घूरना बंद करो, पूरी बात बताती हूँ। मैं खूबसूरत हूँ ना, इसलिए सब मुझे देखते थे। लेकिन प्यारे मेरे दोस्त लोग उन सब की आंखें बंद कर दिया करते थे। और हाँ, फिर मैं चली गई एक दिन खुशी के मारे मसूरी। वहाँ पर मुझे एक राक्षस मिला। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वह बंदा बड़ा मिस्टीरियस सा लगा मुझे। अगले दिन जब मैं दिल्ली के लिए वापस निकली तो उस राक्षस ने मुझे किडनैप कर लिया। बहुत टॉर्चर किया मुझे। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे मुझसे और मुझे उससे प्यार हो गया और मैं अभी उसकी बाहों में हूँ। कहकर वह वेद को गले लगा लेती है तो वेद उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं राक्षस हूँ। ऑनी उसके गालों को खींचते हुए कहती है, यस माय बेबी, यू आर माय डेविल लव एंड आई लव यू सो मच। और सुनो ना, मुझे कॉलेज जाने हैं। 3 दिन हो गया है मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। वेद कहता है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। 1 मिनट, तुम तो कह रही थी ना कि तुम कॉलेज से ट्रांसफ़र ले रही हो और तुमने तान्या के तहत मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए थे। यह सब क्या है? ऑनी अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह सभी तो मेरे बैग में थे और शायद मेरा बैग अस्तित्व। वेद अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, मैं उस गधे को छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसकी जान ले लूँगा। और हाँ, चलो चलते हैं कॉलेज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक ही नज़र आ रही है। कहकर वह उसे गोद में उठाता है और फिर वॉशरूम में ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश कराकर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी। वेद अपनी गाड़ी से बाहर आता है और दूसरे साइड का दरवाज़ा खोल ऑनी को अपनी गोद में उठा ऊपर क्लास की तरफ ले जाने लगता है। सभी स्टूडेंट उन दोनों को ही देख रहे थे। ऑनी वेद के कान में धीरे से कहती है, क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो? देखो ना, सब हम दोनों को ही देख रहे हैं। वे सामने देखते हुए कहता है, आई डोंट केयर, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सबको पता है हम दोनों चाहे जैसे भी रहें, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहते हुए वह उसे ले जाकर अपने बेंच में बैठा देता है। 2 जोड़ी आंखें उन दोनों को ही घेर रही थीं। वेद को जब महसूस होता है तब वह पलट कर देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह अपने दांतों को पीसते हुए उसकी तरफ जाता है और उसके कॉलर को पकड़कर
उसे खड़ा कर देता है। कपूर हाउस। अभिनय ऐश्वर्या दोनों कॉलेज जाने के लिए रेडी थे। ऐश्वर्या अभिनय की तरफ देखकर कहती है, उज्ज्वल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अभिनय कहता है, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। कहीं पर कोई अच्छी सी बंदी देख रहा होगा। वैसे मैंने तो उसे कल रात से ही नहीं देखा और कल मौसम थोड़ा ख़राब था, शायद कहीं पर बारिश में फंस गया होगा। और वैसे भी अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। आज चलो हम दोनों चलते हैं कॉलेज। कहते हुए वह दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हाईवे रोड। उज्ज्वल की नींद खुलती है। वह अंगड़ाई लेते हुए अपने हाथों को दूसरी तरफ करता है। जब उसे कुछ मुलायम चीज़ महसूस होता है तो वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है, तो सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वह खुद को देखता है और सामने देखता है। उसकी गाड़ी के अगल बगल में बहुत सारे लोग जमा थे और उसके कार के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। तो उज्ज्वल जल्दी से अपने आप को अच्छे से कवर कर लेता है। उसका दूसरा हाथ एक लड़की से मुलायम कपड़ों पर पड़ा हुआ था। फिर वह अपने कपड़े देखता है जो उसके बदन पर नहीं थे और काम्या गायब थी। उज्ज्वल जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और नया गाड़ी मंगवाता है। तब तक उसने जो उसके कपड़े गाड़ी के बैक सीट पर पड़े थे उन्हें उठा लेता है और पहन लेता है। कुछ समय बाद उसके लिए नया गाड़ी आ जाता है और वह ड्राइवर को वहीं छोड़कर खुद गाड़ी ड्राइव करके वहां से निकल जाता है। उज्ज्वल जब अपने घर पहुंचता है तब वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में जाकर वह किसी को कॉल करके कहता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। गई कहाँ है वह? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस्तेमाल करके भागने की? उसे कहीं से भी खोज कर निकालो। कहते हुए वह गुस्से से अपने फ़ोन को बिस्तर पर पटक देता है और फिर बाथरूम में घुस जाता है। उज्ज्वल बाथरूम में जाकर दीवार पर पंच मारते हुए कहता है, काम्या, काम्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर जाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मेरा इस्तेमाल करके चली जाओगी और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा? लड़कियां आती हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाती मेरी मर्जी से हैं और मैंने तो तुम्हें अपना माना है, तुमसे प्यार किया है। तुम्हें देखने के बाद मैंने किसी भी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा और तुम मेरे साथ सोने के बाद मुझे छोड़कर चली जाओगी। आज शाम तक का तुम मेरे सामने होगी। कहकर वह कपड़े चेंज करता है और कॉलेज जाने के बजाय वह सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। हेल इंडस्ट्री। वीर अपने केबिन में बैठा हुआ था क्योंकि वह आज कॉलेज नहीं गया था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और तेजा अंदर आता है। तेजा अपना सिर झुकाकर कहता है, बॉस कुछ खबर मिली है? वेद तेजा को वहाँ से देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और फिर कहता है, क्या बात है तेजा, तुम यहाँ पर कैसे? तेजा उसकी तरफ देखकर कहता है, बॉस मुझे यह बात मास्टर को बतानी चाहिए, लेकिन वह अभी मिस के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी हैं, जिस कारण मैं यह सब बात आपको बता रहा हूँ। वीर उसकी तरफ देखता है
तो तेजा फिर से कहता है, जिन्होंने मिस को किडनैप किया था ना, वह कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि हमारी तरह हैं, और हमारी तरह नहीं, किंग की तरह हैं। और इस बारे में हमें बिग मास्टर को खबर करनी ही होगी, क्योंकि यह बात कोई मामूली बात नहीं है। बीर, जो कि उसकी बातें सुन रहा था, वह कहता है, ठीक है, मैं शाम को कॉटेज में सबका मीटिंग अरेंज करता हूँ। तुम उन सब के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। शाम तक फिर वहाँ पर हाजिर रहना। बीर की बात सुनकर तेजा यस सर कहकर वहाँ से चला जाता है। बीर अपने केबिन के बाहर फैले दिल्ली शहर को देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम हमें मिल ही गए। आखिर कब तक अपनी असली पहचान छुपाकर भागते रहोगे? अब आएगा ना मजा। बहुत हो गया तुम्हारा क्रूरता और हमारे लोगों की मौत। अब आई है बारी मौत की और हमारे शासन की। कहकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराता है और वापस अपनी कुर्सी में बैठ ड्रॉवर से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसे जलाकर फिर लंबी लंबी कस लेने लगता है। यूनिवर्सिटी में नितिन, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, उसके कॉलर को ही वेद ने पकड़ कर रखा हुआ था और वह उसे घूर रहा था। नितिन उसके सडन बिहेवियर से थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी कॉलर को पकड़ने की? मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं किया। वेद अपनी पकड़ उसके कॉलर पर कसते हुए कहता है, तुमने ही कुछ दिन पहले ऑनी को बेहोश करके किडनैप किया था ना, जिस कारण वह मुझसे दूर चली गई थी। और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे क्लास में आकर बैठने की और मुझे अपना शक्ल दिखाने की? कहकर वह जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर लेक्चरर्स आकर डेस्क पर डस्टर को मारते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों को कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? यह ज्ञान का मंदिर है जहाँ पर हम सभी ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन तुम आजकल के बच्चे अपने एटीट्यूड और बाप के पैसे पर यहाँ पर मौज करते हो। और तुम्हें लड़ाई करने के लिए किसने कहा है? छोड़ो एक दूसरे को, वरना सस्पेंड करा दूंगा तुम दोनों को मैं। उसकी बात सुनकर नितिन तो वेद के कॉलर को छोड़ देता है, लेकिन वेद अभी भी उसे घूर रहा था। ऑनी जल्दी से वेद को नितिन से दूर करते हुए कहती है, छोड़ो इसे वेद, मैंने कहा छोड़ो भाई को। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है तो ऑनी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज। वेद धीरे से उसके कान में कुछ कहता है जिसे सिर्फ ऑनी ने सुना था। ऑनी के गाल लाल हो जाते हैं और वह गुस्से से उसकी तरफ देखती है तो वेद अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है। ऑनी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, फाइनल, मैं तैयार हूँ करने को। छोड़ो भाई को। वेद नितिन को धक्का देते हुए छोड़ देता है। नितिन जल्दी से बेंच को पकड़ लेता है, जिस कारण वह गिर नहीं पाता। लेक्चरर जैसे ही कुछ कहने वाला होता था कि वेद उसकी तरफ घूर के देखता है तो लेक्चरर कहते हैं, आज दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी फ़िलहाल के लिए आप लोगों के साथ आज कोलैबोरेशन करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका और उनका तो सब्जेक्ट सेम ही है।
वेद उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी उनकी क्लास में एक हैंडसम सा लड़का एंटर करता है, जिसे देखकर ऑनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो वहीं वेद ऑनी को देखता है, जो कि उस लड़के को कब से ही देख रही थी, और उसके चेहरे को अपनी तरफ करके वेद कहता है, उसे क्यों घूर रही हो? हाँ, मुझे देखो, जितना देखना है उतना। ऑनी जल्दी से वेद की तरफ देखती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है और मुस्कुरा देती है। वह लड़का तो सिर्फ ऑनी को ही देखे जा रहा था। जब वेद यह देखता है कि वह लड़का अभी भी ऑनी को ही देख रहा है, तब वह जोर से कहता है, हे यू, शी इज माई गर्लफ्रेंड, सो डोंट लुक एट हिम एंड द कॉन्टेक्ट ऑन योर स्टडी, अदरवाइज आई विल किल यू। उसकी धमकी को सुनकर वह लड़का हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वह जाकर नितिल के बगल वाली कुर्सी में बैठ जाता है। लेक्चरर सबका अटेंशन पाने के लिए डस्टर को डेस्क पर पटकता है, तो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक साथ कनिष्क और तान्या एंटर करते हैं। तान्या कनिष्क की तरफ घूर कर देखती है, उसके बाद फिर उसे इग्नोर करके अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है।